बाबा का सच। अंधविश्वास की एक सच्ची कहानी के साथ आपका दोस्त एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर है। मेरा तबादला उज्जैन से इंदौर के एक थाने में हो गया था। मैंने बोरिया बिस्तर बांधा और रेलवे स्टेशन पर आकर वहाँ पिछले दिनों की गुजरी हुई बातें ताज़ा होने लगी थी। हुआ ये था कि एक दिन एक मुखबिर थाने में आकर बोला, सर, एक बाबा पास के गांव खंचोद में आकर विधवा के घर ठहरे हुए हैं। मुझे उसका बर्ताव कुछ गलत लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरे पास उस बाबा के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था, लेकिन मुखबिर से मिली सूचना को हल्के में लेना भी गलत था। सो उसी रात मैं सादे कपड़ों में उस विधवा के घर पहुंच गया। उस औरत ने मुझसे पूछा, आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, दीदी, मैंने सुना है कि यहाँ कोई चमत्कारी बाबा ठहरे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो औरत बोली, भैया, अभी तो बाबा किसी भक्त के घर गए हैं। अगर आपको कोई ऐतराज़ न हो तो क्या मैं आपसे उन बाबा के बारे में कुछ जान सकता हूँ? मैंने कहा, दरअसल मेरी एक बेटी है जो बचपन से ही बीमार रहती है। मैं उसका इलाज इन बाबा से कराना चाहता हूँ। वो औरत बोली, भैया, जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको बता सकती हूँ। एक दिन ये बाबा अपने 2 शिष्यों के साथ रात करीब 8 बजे मेरे घर आए थे। बाबा बोले थे, तुम्हारे पति के गुजरने के बाद से तुम तंगहाल जिंदगी जी रही हो, जबकि उसके दादाजी परिवार के लिए लाखों रुपयों का सोना इस घर में दबा कर गए हैं। ऐसा कर कि तेरे बीच वाले कमरे में पूर्व दिशा वाला कोना थोड़ा खोद कर देख, फिर चमत्कार। मैंने मैं अपने बीच वाले कमरे में गई, तभी उनके दोनों शिष्य भी मेरे पीछे आ गए। वे बोले, बहन, ये है तुम्हारे कमरे की पूर्व दिशा का कोना। मैंने कोने को थोड़ा उकेरा। करीब 7-8 इंच खोदने के बाद मेरे हाथ एक सिक्का लगा जो एकदम पीला था। उस सिक्के को अपनी हथेली पर रखकर बाबा बोले, ऐसे हजारों सिक्के इस कमरे में दबे हैं। अगर तू चाहे तो हम उन्हें निकाल कर तुझे दे सकते हैं। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, ये दबे हुए सिक्के बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? वे बोले, तुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे मकान के बीच में कमरे की खुदाई करनी होगी, वो भी रात में, चुपचाप, धीरे धीरे, क्योंकि अगर सरकार को यह मालूम पड़ गया कि तुम्हारे मकान में सोने के सिक्के गड़े हुए हैं तो वो इस पर अपना हक जमा लेगी और तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे वे बोले, देखो, रात में चुपचाप खुदाई के लिए मजदूर लाने होंगे, वो भी किसी दूसरे गांव के, ताकि गांव वालों को कुछ पता न चल सके। इस खुदाई के काम में पैसा तो खर्च होगा ही। तुम्हारे पति के नाम पर डाकखाने में जो रुपया जमा कर रखा है तुम उसे निकाल लो। इसके बाद बाबा ने कहा, हम महीने बाद फिर आएंगे इस गांव में, तब तक तुम पैसे का इंतजाम करके रखना। डाकखाने में रखे 4 लाख रुपए में से अब तक मैं बाबा को 2 लाख रुपए दे चुकी हूँ। दीदी, क्या मैं आपसे आपके बीच वाले कमरे को देख सकता हूँ? वो औरत बोली, भैया, वैसे तो बाबा ने मना किया है, लेकिन इस समय वो यहाँ नहीं है, इसलिए आप देख लीजिए। मैं फ़ौरन उठा और बीच वाले कमरे में पहुँचा। मैंने देखा कि सारा कमरा 2-2 फुट खुदा हुआ था और उसकी मिट्टी एक कोने में पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि अगर यह कानूनी कार्रवाई करने में देर हुई तो इस औरत के पास बचे 2 लाख रुपए भी ये बाबा ले जाएगा। मैंने उस औरत से कहा, दीदी, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और मुझे उस पाखंडी बाबा के बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप मेरे साथ थाने चलिए और उस बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए ताकि मैं उसे गिरफ्तार कर सकूं। उस औरत को भी अपने ठगे जाने का एहसास हो गया था, इसलिए वह मेरे साथ थाने आई और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। चूँकि बाबा ग्राहक था, इसलिए उसने उस औरत के घर के नुक्कड़ पर ही अपने एक शिष्य को नज़र रखने के लिए बैठा दिया था। इसलिए उसे यह पता चलते ही कि मैं उस औरत को लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने आया हूँ, वो बाबा उस गांव को छोड़कर भाग गया।
इसके बाद मैंने आसपास के गांव में मुखबिरों को जानकारी निकलवाई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। मैं यादों की बीती नदी से बाहर आया, तब तक गाड़ी इंदौर रेलवे स्टेशन पर आकर ठहर गई थी। जब मैंने इंदौर का थाना ज्वाइन किया, तब एक दिन एक फाइल पर मेरी नज़र रुक गई। उसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिपोर्ट में लिखा था, गड़े धन के लालच में एक माँ ने अपने 7 साला बेटे का खून इंजेक्शन से निकाला। उस माँ के खिलाफ लड़के के दादाजी और मोहल्ले वालों ने ये रिपोर्ट लिखाई थी। अब यह पढ़कर मैं सोच में पड़ गया कि कहीं ये वहीं खाचूंद वाला बाबा तो नहीं। मैंने सब इंस्पेक्टर मोहन से कहा, मैं इस मामले में उस लड़के के दादाजी से बात करना चाहता हूँ, उसे थाने आने के लिए कहिए। रात के करीब 10 बजे एक बुजुर्ग मेरे क्वार्टर पर आए। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा, तब वे बोले, मैं ही उस लड़के का दादाजी हूँ। दादाजी, मैं इस केस को जानना चाहता हूँ। मैंने पूछा। वे बताने लगे, सर, घर में गड़े धन के लालच में बहू ने अपने 7 साल के बेटे की जान की परवाह किए बगैर इंजेक्शन से उसका खून निकाला और तांत्रिक बाबा को पूजा के लिए सौंप दिया। दादाजी, आप मुझे उस बाबा के बारे में बताइए। मैंने पूछा। ये बात तब शुरू हुई जब कुछ दिनों के लिए मैं अपने गांव गया था। फसल कटने वाली थी, इसलिए मेरा गांव जाना जरूरी था। उन्हीं दिनों यह तांत्रिक बाबा हमारे घर आया और बहू से बोला कि तुम्हारे घर में गड़ा हुआ धन है, इसे निकालने के लिए थोड़ी पूजा पाठ करनी पड़ेगी। मेरी बहू उसके कहने में आ गई। फिर वह तांत्रिक बाबा ने रात को अपना काम करना शुरू किया। पहले दिन उसने नींबू, अंडा, कलेजी और सिंदूर का धुआं करके पूरे घर में घुमाया। फिर उसने बीच वाले कमरे में अपना त्रिशूल एक जगह जमीन पर गाड़ा और कहा कि यहाँ खोदने पर गड़ा धन मिलेगा। उम्र के शिष्यों ने एक जगह 2 फीट का गड्ढा खोदा। चूँकि रात के 12 बज चुके थे, इसलिए उनको ये कहते हुए काम रोक दिया कि कल खुदाई करेंगे। इस बीच मेरी 5 साल की पोती उस कमरे में आ गई। उसने देखा तांत्रिक गुस्से लाल पीला हो गया है और बोला कि आज की पूजा का सत्यानाश हो गया। ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? अब इसका कोई उपचार खोजना पड़ेगा। अगले दिन रात 12 बजे तांत्रिक अकेला ही घर आया और बहू से बोला, तू गड़ा हुआ धन पाना चाहती है या नहीं? बहू लालची थी, इसलिए बोली, हाँ बाबा। फिर बाबा तैस में आकर बोला, कल रात उस बच्ची को कमरे में नहीं आने देना चाहिए था। अब उस बच्ची को भी पूजा में बैठाकर अकेले में तांत्रिक क्रिया करनी पड़ेगी। जाओ और उस बच्ची को ले आओ। इस पर मेरी बहू ने कहा, लेकिन बाबा वो तो सो रही है। बाबा बोला, ठीक है, मैं ही उसे अपनी विधि से यहाँ लेकर आता हूँ। अगले दिन सुबह उस बच्ची ने अपनी दीदी को बताया कि रात को वो तांत्रिक बाबा मुझे उठाकर कमरे बीच वाले कमरे में ले गया और मेरे सारे कपड़े उतार कर उसने मेरे साथ गंदा काम किया। जब मेरी पत्नी ने बहू से पूछा तो वो बोली, बच्ची तो नादान है, कुछ भी कहती रहती है, आप ध्यान मत दो। अगले दिन बाबा ने बीच का कमरा खोद दिया, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर वो बाबा बोला, भाई, लगता है कि तुम्हारे ही पुरखे तुम्हारे वंश का खून चाहते हैं। तुम्हें अपने बेटे की बलि देनी होगी या उसका खून निकाल कर चढ़ाना होगा। गड़े धन के लालच में माँ ने बिना कोई परवाह किए अपने बेटे का खून इंजेक्शन से खींचा और उसका इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया के लिए बाबा को दे दिया। ये सब देख मेरी पत्नी से रहा नहीं गया और उसने फ़ोन पर ये सब बातें मुझे बताई। मैं तभी सारे काम छोड़कर इंदौर आया और अपने पोते और मोहल्ले वालों को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दादाजी, इस समय वो तांत्रिक बाबा कहाँ है? सर, मेरी बहू अभी भी उसके महापौष में बंधी हुई है, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका है कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसलिए वो हमारे घर नहीं आ रहा है।
लेकिन मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ। सुबह एक मुखबिर आया और बोला, सर एक सूचना मिली है कि अपने इलाके की एक मालिन बस्ती में एक तांत्रिक आज ही आकर ठहरा है। रात के 12 बजे मैं अपने कुछ पुलिस वालों के साथ सादे कपड़ों में वहाँ पहुँचा। एक पुलिस वाले ने एक मकान में धुआं निकलते देखा। हमने चारों तरफ घर को घेर लिया। जब मैंने उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया तो एक अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या है? यहाँ पूजा हो रही है, आप यहाँ से जाइए। दोस्तों, इतना सुनते ही मैंने दरवाजे को ज़ोरदार धक्का दिया और बीच के कमरे में पहुंचा। मुझे देखते ही वह तांत्रिक बाबा जो भागने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे साथ और अन्य सिपाही जो आए थे उन्होंने उसे घेर लिया और गाड़ी में डालकर थाने ले आए। थाने में 3rd डिग्री देने पर उसने अपने सारे अपराध और गुनाह जितने भी किए थे कबूल कर लिए, जिसमें खरचौद गांव में की गई ठगी भी शामिल थी। मैं थाने में बैठा सोच रहा था कि अखबारों में घड़े धन निकालने के बारे में ऐसे ठग बाबाओं की खबरें अक्सर छपती रहती हैं। फिर भी न जाने क्यों लोग ऐसे बाबाओं के बहकावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को उनके हाथों में सौंप कर ठगे जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा मोटिवेशन करते रहेंगे। इसी तरह की या इससे अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए, जब तक अगली कहानी नहीं आती है, आप इसी कहानी का एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। टिल देन, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।